हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने सेकेंड चैप्टर यानी विलियन चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो हमने अभी तक दो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ने ठोस अवस्था और सेकेंड चैप्टर हमने विलियन दोनों कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड चैप्टर, जो कि है विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे एंड देन हम लोग हर एक टर्म को समझेंगे डीपली, राइट। सेल रिएक्शन एंड ऑल हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करिएगा। जिसने भी फर्स्ट चैप्टर मिस किया है, नया है चैनल पे, वो वापस जाके प्लेलिस्ट में आप ठोस अवस्था और विलियन नाम से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और डू वॉच, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है विद्युत रसायन। तो सबसे पहली चीज़ जो है, विद्युत रसायन है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो जैसे कि आपको वर्ड से समझ आ रहा है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, राइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रो यानी कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होने वाला, और केमिस्ट्री तो आपको पता है कि अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ होने वाला, करंट पास होने वाला या कुछ ऐसा होने वाला है, और उसको यूज़ करके, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम क्या केमिस्ट्री कर सकते हैं, राइट। कुछ क्या हम रिएक्शंस करवा सकते हैं, क्या हम बैटरी बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो जैसा नाम कहता है विद्युत रसायन, बिजली यानी विद्युत की रसायन यूजेज, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो परिभाषा है वो क्या कहता है, वो क्या समझाता है कि क्या है विद्युत रसायन। तो देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में परस्पर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उससे क्या कहते हैं, विद्युत रसायन। तो कह सकते हैं आपकी विद्युत और रसायन एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट, राइट। विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत में समझ, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से विद्युत में एक ऊर्जा ही होती है। इलेक्ट्रिसिटी से हम फैन चलाते हैं, तो हम यूज़ किसका कर रहे हैं, ऊर्जा का कर रहे हैं, राइट। और रासायनिक ऊर्जा जैसे केमिकल एनर्जी हम कहते हैं इंग्लिश में, राइट। तो वो भी, उसको हम एक दूसरे में परस्पर परिवर्तन, उन दोनों का आपस में परस्पर परिवर्तन का ही अध्ययन जो है वो कौन सी शाखा में हम करते हैं, वो हम करते हैं विद्युत रसायन के अंदर। ठीक है, अब देखिए विद्युत रसायन, जैसे कि हमने देख लिया कि क्या चीज़ का परिवर्तन हो रहा है, विद्युत और रसायन आपस में क्या हो रहा है, विद्युत और रासायनिक ऊर्जा का आपस में परस्पर परिवर्तन हो रहा है, राइट। तो ऐसा कैसे हो रहा है, राइट। तो ऐसा हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सेल, मतलब कि सेल द्वारा। ठीक है, सेल जैसे आपने देखा होगा, बैटरी आपने देखा है, राइट। आप जो बैटरी हम देखते हैं ना, छोटी छोटी बैटरीज देखते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर आप कई सारी सेल को लेंगे, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, तो इसको, इन तीनों सेल को अगर एक साथ जोड़ दे, राइट, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, एक साथ बैटरी कह सकते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको एक बार एक एग्जांपल में समझा सकती हूँ। जैसे ये एक सेल को दर्शाने का तरीका है, राइट। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ। ये एक सेल को दर्शाने का तरीका है, एक छोटा लाइन और एक बड़ा लाइन, राइट। अगर हम इसी प्रकार से कई सेल लगातार लगा दें, कई सेल, ठीक है, कई सेल, तीन सेल जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, तो तीन सेल ये क्या बना देता है, ये बना देता है बैटरी। ठीक है, ठीक है, तीन सेल क्या बना देता है, बैटरी। तो अभी हम लोग बैटरी में नई पढ़ाई करने जा रहे हैं बैटरी की। पहले हम लोग समझेंगे एक सेल, ये एक पूरा एक सेल है क्या और कैसे काम करता है, राइट। तो सबसे पहले जानने के लिए कि क्या होता है सेल, देख लेते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा क्या कहती है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बिल्कुल क्या है, एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। ठीक है, जिसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को आपस में परिवर्तन, मतलब कि रासायनिक ऊर्जा को हम क्या करते हैं,
परिवर्तित कर देते हैं विद्युत ऊर्जा में। किसके द्वारा? क्या है वो टूल? उस टूल का नाम क्या है? तो उस टूल का नाम है विद्युत रासायनिक सेल, यानी कि एक सेल उसका नाम है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसा कोई टूल बताइए, ऐसा कोई व्यवस्था बताइए जिससे कि आप क्या कर सके, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सके, तो आप बोलेंगे कि एक सेल उसका आंसर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार के सेल का विद्युत वाहक बल सेल में परिवर्तित हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं की तीव्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसे कि आपको पता है रासायनिक ऊर्जा किसके वजह से होगी? रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से होगी। राइट, रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से होगी, क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो या ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है, ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है या निकलती है। तो अगर निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है? परिवर्तन, तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल है, ठीक है, विद्युत वाहक बल वो प्रोड्यूस हो जाता है, वो प्रोड्यूस हो जाता है, और वो किसके समानुपाती है? रासायनिक अभिक्रियाओं के समानुपाती है। यानी कि जितनी ज़्यादा रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उतनी ज़्यादा विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होगी सेल में। राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल को कितना एक्टिव है, कितना ज़्यादा एक्टिव है, वो किससे पता चलता है कि उसके अंदर उस सेल को बनाने में जो रासायनिक चीज़ें हमने यूज़ किए, रासायनिक पदार्थ यूज़ किए, वो आपस में कितनी तेज़ी से अभिक्रिया कर रहे हैं। राइट, तो अब इन अभिक्रियाओं वगैरह के अनुसार क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2-3 प्रकार हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है हमारा डेनियल सेल। ठीक है, अब डेनियल सेल को डेनियल सेल क्यों कहते हैं, आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है। तो बिल्कुल आसान सा आंसर है कि जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक ने इस सेल को खोजा था उनका नाम डेनियल था, और उन्हीं के ऑनर में, उन्हीं के समझ लीजिए कि उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए हमने नहीं, उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों ने उनका नाम, उस सेल का नाम रख दिया था डेनियल सेल। ओके, तो जो डेनियल सेल है इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। ठीक है, डेनियल सेल को क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। अब ये है क्या, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो मैं आपको समझाती हूँ, और इसमें यूज़ होने वाले कई चीज़ें हैं। राइट, तो मैं एक कलर पेन ले देती हूँ। ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, एक वेसल है, एक बर्तन। इसमें हमने रख लिया है हमने रख लिया है जिंक का रॉड। ठीक है, जिंक का रॉड, और इस रॉड को हम कहते हैं जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या कहते हैं? जिंक इलेक्ट्रोड। तो आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का जो रॉड है वो जिंक है, यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ है जिंक है, और ये जिंक इलेक्ट्रोड हम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक इलेक्ट्रोड। और दूसरा तरफ देखिए एक और बर्तन है, और इस बर्तन में आपको जो ये इलेक्ट्रोड दिख रहा है वो कॉपर का है। ठीक है, कॉपर की रॉड है, और अब इसको कहेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड, ये हो गया हमारा जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब क्या है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया है एक वायर से, एक तार से। ठीक है, एक तार से कनेक्ट कर दिया है। अब क्या है, जहाँ पर जिंक, जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में जिंक का इलेक्ट्रोड हमने रखा है, वहाँ पे हमने जिंक का ही एक कंपाउंड लिया है, यानी कि जिंक सल्फेट लिया है। ठीक है, और जिसमें हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड रखा है वहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का सल्यूशन, और यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट का सल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर हमने एक लवड़ सेतु, उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज लिया हुआ है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है मैं आपको आगे बताऊंगी, फिलहाल आपको ये सॉल्ट ब्रिज लिया हुआ है। बेसिकली मैं इसका एक लाइन का फंक्शन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन और जो आयंस है उनका जो बैलेंस है वो मेंटेन करता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए, जब हमने जैसे हमें पता है कि जिंक और कॉपर में अगर आप देखें तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जल्दी से दो इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकाल देगा। मतलब अगर कॉपर और जिंक में देखा जाए तो जिंक ज़्यादा जल्दी निकाल देगा 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, तो जैसे ही यहाँ पर
सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया और यहाँ पर क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ पे जो हमारा ये है दोनों इलेक्ट्रोड हैं, हमने दोनों इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, जैसे ही वायर से कनेक्ट कर दिया मतलब कि आपका सर्किट कंप्लीट हुआ। जिसको भी फिजिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट होगा उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब कि धारा का प्रवाह नहीं होता है। जब भी आप खुद सोचिए, जब आपको पंखा चलाना है, ठीक है, पंखा चलाना है तो आप स्विच को ऑन करते हैं, राइट। स्विच ऑन और ऑफ करने का चांस होता है। जब आप स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं सर्किट कंप्लीट हो जाती है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी करंट फ्लो हो जाता है और क्या हो जाता है, पंखा चलने लगता है, राइट। तो उसी प्रकार से जैसे ही यहाँ पे हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है हमारा। और क्या होगा, ये यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रॉन फटाक से रिलीज कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से होते हुए इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ होते हुए ये चला जाएगा, इस इलेक्ट्रोड में पहुंच जाएगा, राइट। इस इलेक्ट्रोड में पहुंच जाएगा, क्लियर। और देखिए ये सर्किट कंप्लीट हो गया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको दिख रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करता है, धारा का प्रवाह उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। यानी कि अगर जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो धारा का प्रवाह किधर होगा, कॉपर से जिंक की तरफ होगा, राइट। इसलिए हमने धारा का प्रवाह किस डायरेक्शन में दिखाया, इस, और इलेक्ट्रॉन हमने इस डायरेक्शन में दिखाया, इस दिशा में दिखाया है, क्लियर है। तो ये ऐसी संरचना वाला अगर आपको कोई सेल दिखाई दे जिसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड लिया है वो उसी के विलयन में, मतलब उसी इलेक्ट्रोड के जो एलिमेंट है उसी इलेक्ट्रोड के एलिमेंट के विलयन में डिप है, मतलब डूबा हुआ है, राइट। यानी कि जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है तो हमने जिंक सल्फेट के ही सोल्यूशन में उसको डिप किया हुआ है, और कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर के सोल्यूशन में डिप किया हुआ है। और क्या रहा, सर्किट कंप्लीट जैसे ही हो रहा है हम देख पा रहे हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है और करंट का प्रवाह यानी धारा का प्रवाह उल्टे डायरेक्शन में उसके हो रहा है। अगर ऐसी संरचना आपको कहीं दिखे तो ऐसी संरचना वाले सेल को आप क्या कहेंगे, डेनियल सेल कहेंगे। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ कि जैसे कि जिंक जो है, यहाँ से जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ही क्या प्रक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण। और ऐसी जो ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो होती है एनोड पर या कह लीजिए ऋण शिरा पर, ठीक है, ऋण शिरा पर या ऋण शिरा पर होती है। जबकि यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन अपचयन किस इलेक्ट्रोड पर हो रहा है, कैथोड पर होता है, ठीक है। तो या कैथोड पर या धन शिरा पर होता है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा जो ये ऐसी संरचना वाला जो सेल है वो क्या कहलाएगा, डेनियल सेल कहलाएगा। अब एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पर आपसे मैंने बोला कि यहाँ पे जिंक जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज करेगा, आप थोड़े देर बाद जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जा रही है तो आप देखेंगे कि जो जिंक का जो प्लेट था जितना मोटा जितना लंबा था वो उससे उसकी मोटाई और जो लंबाई है वो आपको कम होती हुई दिखेगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जिंक निकल के सॉल्यूशन में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच रहा है, कॉपर यहाँ पर +2 के फॉर्म में है, कॉपर +2 आयन के फॉर्म में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो यहाँ से ऐसे चल के यहाँ पहुँच गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस पर ये डिपॉजिट होता जाएगा। और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो आपको उसकी थिकनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी, मतलब आपको वो थोड़ा मोटा दिखाई देता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हो गई हमारी किसकी, ये हो गई डेनियल सेल की, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लवण सेतु का क्या काम है, लवण सेतु का तो रोल मैम ने बताया ही नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो लवण सेतु है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है,
तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक +2 बनता जाएगा, राइट। यहाँ पर जिंक +2 बनता जाएगा। इसकी जो मात्रा है, जिंक +2 की जो मात्रा है वो क्या होगी, वो इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन था हमारा, उसमें क्या होगी, बढ़ती जाएगी, राइट। तो आपको पता है कि न्यूट्रल रहना चाहिए हमारा, मतलब कि बैलेंस, जितना पॉजिटिव आयन रहना चाहिए उतना ही नेगेटिव आयन रहना चाहिए। तो ये जो लवण सेतु है वो इसी पॉजिटिव और नेगेटिव को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये जो जैसे कि जिंक +2 रहेगा तो यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर आपको आयन मतलब कटायन की, यानी कि पॉजिटिव चार्ज धनायन की जो संख्या है वो ज़्यादा हो रही है। तो लवण सेतु में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, जैसे कि KCl है, KNO3 है, NH4Cl है। तो इसमें जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पे धनायन की संख्या ज़्यादा हो रही है तो इस लवण सेतु में से ऋणायन निकलेगा और इसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे कि कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जा रहा है, कॉपर जो है वो परिवर्तन हो जा रहा है, मतलब इस पर जमा हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, सल्फेट आयन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ऋणायन की। तो यहाँ अब क्या होगा, जो हमारा लवण सेतु है, लवण सेतु में से कटायन यानी धनायन आएगा, इसके साथ धनायन आके इसको बैलेंस करेगा, राइट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब कि इसको बैलेंस यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का बैलेंस बनाया जाएगा, और इसमें रोल किसका है, लवण सेतु का। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग फटाक से क्रिया विधि देख लेते हैं कि क्या क्रिया चल रही है इसमें, ठीक है। जैसे कि अभी हमको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है इमेज, अब क्रिया विधि को थोड़ा देख लेते हैं। क्रिया विधि क्या है, सबसे पहला प्रक्रिया हो रहा है ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण ये हमने देखा था, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण अर्ध सेल विभव देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बना लेगा, जिंक +2 आयन, ठीक है। अब इसी प्रकार से अपचयन अर्ध सेल विभव देख लीजिए, वो क्या कर रहा है, कॉपर 2+ जो है, जो कि कॉपर सल्फेट के फॉर्म में रहता है, कॉपर 2+, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड यानी कि ठोस। और ये ठोस क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड था, कॉपर इलेक्ट्रोड इस पर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉपर मोटा दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा, मोटी हो जाएगी कॉपर इलेक्ट्रोड, राइट। अब अगर आप इन दोनों सेल को, इन दोनों अर्ध सेल रिएक्शन को, अर्ध सेल विभव को जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा, पूर्ण सेल विभव मिल जाएगा। और वो क्या रहेगा, देखिए, जिंक + कॉपर 2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और जिंक 2+ है और यहाँ पर क्या है, कॉपर 2+ है, तो ये दोनों कट नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जिंक सॉलिड + कॉपर 2+, राइट। और इधर इलेक्ट्रॉन तो कट चुका है, क्या मिलेगा, जिंक 2+ और कॉपर सॉलिड, ये हमारा क्या मिल गया आपको, पूर्ण सेल, राइट, पूर्ण सेल मिल गया। अब नोट देख लीजिए, जो लवण सेतु है उसके ही बारे में लिखा हुआ है। लिखा है कि लवण सेतु में KCl, KNO3, NH4Cl आदि जैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब आदि जैसे क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है, लवण सेतु है, ठीक है। लवण क्यों, क्योंकि देखिए ये सब सॉल्ट हैं, ये सब लवण हैं, राइट। तो आदि जैसे लवण प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल की उदासीनता यानी न्यूट्रलिटी यानी कि बैलेंस ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव का जो बैलेंस है उसी को क्या कहते हैं, सेल की उदासीनता को बनाए रखता है, जिसमें आयनों का पारगमन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इधर से इधर, जैसे कि मैंने आपको इस सेल के टाइम पे बताया कि अगर पॉजिटिव यानी धनायन का अधिक आपको अमाउंट दिखेगा तो लवण सेतु में से ऋणायन निकलेगा और बैलेंस करेगा, राइट। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसमें से आयनों का परागमन होता है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है डेनियल सेल में धारा की दिशा कॉपर से जिंक व इलेक्ट्रॉन की दिशा जिंक से कॉपर होती है। तो ये तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, राइट। सबसे पहले बताया था मैंने, क्या बताया था कि जैसे ही हमने देखा कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है, राइट, सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यानी कि जिंक में से इलेक्ट्रॉन जाने लगे, राइट। और जिंक में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगे,
कॉपर इलेक्ट्रोड के पास जाने लगे, राइट। तो क्या हुआ, जिंक से, तो आपको अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है, तो आप कहेंगे ना कि जिंक से कॉपर हो रहा है, राइट। क्यों भाई, अगर ऐसा कोई पूछता है कि क्यों हो रहा है जिंक से कॉपर, तब जिंक से कॉपर क्यों हो रहा है, इसीलिए क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। और जिंक जो है जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव भी हो जाएगा। तो याद रख लीजिए, लूज और मूव, राइट। ये बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। जिंक लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, राइट। तो आप कहिए कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चला जाएगा, कॉपर के पास, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि कॉपर से जिंक में धारा की दिशा होती है। तो हाँ भाई, हाँ पता है हमें। कैसे कैसे पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर जिंक से कॉपर जा रहा है, और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के धारा प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह होता है उसके दिशा के ऑपोजिट दिशा में, उल्टी दिशा में किसका प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो हाँ, हम कहेंगे कि जिंक से अगर कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट किधर जाएगा, कॉपर से जिंक जाएगा। बिल्कुल इजी है। तो आप सिर्फ एक याद रखिए, या तो इलेक्ट्रॉन याद रखिए या तो धारा को याद रखिए, और उसी हिसाब से आप आंसर करते रहिए, राइट। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियोस पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। आई विश कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू ऑल।